और जरा याद कीजिए, चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी साहब भाषण दिया करते थे और बीजेपी की तरफ से काले धन को जो बड़ा मुद्दा बनाया गया था, तमाम वादे किए गए थे। 100 दिन में वो पैसे आने वाले थे, लेकिन 150 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। कहां है आखिर काला धन? एक बड़ा सवाल है, पूरे देश की जनता भी ये सवाल पूछ रही है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए अभय दुबे जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 24 के स्टूडियो में। अनुराग मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपसे भी हमारी बातचीत होगी। अभय दुबे जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। ये लिस्ट अगर सौंप भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये लिस्ट सार्वजनिक हो पाएगी, हम तक आप तक पहुंच पाएगी ये लिस्ट? मेरे ख्याल से भी काफी लंबे अरसे तक इस लिस्ट के जो नाम हैं वो सार्वजनिक नहीं होंगे। अच्छा, अगर कुछ जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, खोजी पत्रकारिता कहते हैं, उसने अगर कोई कमाल दिखाया और उसके जरिए कहीं किसी तरीके से लिस्ट लीक हुई और अखबारों में इसके नाम आए तो बात दूसरी है। अब मैं एक दूसरे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जिस काले धन की चर्चा हो रही है, इस काले धन की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी वो है जिसमें हवाला के जरिए कमाया गया काला धन आता है और उद्योग व्यापार के जरिए कमाया गया काला धन आता है। मैं ये मानता हूं कि भारत के मतदाताओं को इस प्रकार के काले धन किसका है, सूची में किसका नाम है, इसमें दिलचस्पी बहुत ही कम है, ना के बराबर दिलचस्पी है। असली दिलचस्पी दूसरा काला धन है पॉलिटिकल मनी, जो राजनीति के जरिए कमाया गया है, जिसमें एक सत्ता में आता है आदमी और 4-5 साल के अंदर उसकी संपत्ति जो है कई 100 गुना बढ़ जाती है। वो कैसे होता है, वो काला धन कहां जाता है और जब विदेशों में जाता है तो वो किस तरीके से उसको चिन्हित किया जाए, उसको सामने लाया जाए, उन लोगों के नाम खोले जाए इस देश को लूट रहे हैं राजनीति के जरिए, सफेद पोशी के जरिए लूट रहे हैं। ये चीज है, ये जानना चाहते हैं लोग। ये असली महत्वपूर्ण बात है। अगर कुछ उद्योगपतियों के नाम आते हैं, कुछ हवाला व्यापारियों के नाम आते हैं, अब हसन अली के नाम आने से जनता में कोई खास दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। कुरैशी के नाम आने से जनता में कोई खास दिलचस्पी पैदा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी कानून के मुताबिक कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सफेदपोश चेहरे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मनी कहां है? बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है। अनुराग मित्तल जी, एक बड़ा सवाल जो अब हर कोई जानना चाहता है, क्या आपको लगता है बीजेपी का स्टैंड काला धन वापस लाने के मामले में सरकार में आने के बाद कांग्रेस से कितना अलग है? देखिए, अलग तो बिल्कुल भी नहीं है, सेम पोजीशन है। और मैं ये बोलूंगा तो चुनाव के दौरान सिर्फ वो तो फिर सब्जबाग दिखाए गए थे। देखिए, वही सपने वो बिल्कुल चीज है, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम रहती है। और जो इलेक्ट्रल फंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो भी सर ने भी बोला, मैं उसी को एंडोर्स करते हुए बोलूंगा। जो मनी आता है, फंडिंग का जो एक इशू है, वही बिजनेस हाउसेज कंट्रोल करते हैं। और जब आप किसी चीज को कंट्रोल करते हैं तो आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे। एक बल्कि मैं और एडिशनल पॉइंट कहना चाहूंगा, ये बार बार डीटीआईटी वगैरह की बात होती है। एक कांग्रेस ने, जैसे एसआईटी की आज बात होती है कि बीजेपी ने आती ने एसआईटी बना दी, इसी तरीके से 2011 में टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट था जो कांग्रेस ने बनाया था। सिमिलरली एमसी जोशी कमेटी बैठी थी 2011 में। इनिशिएटिव बहुत लिए जाते हैं, लेकिन उस कमेटी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिमिलरली एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर क्लियर प्रोविजन था कि आप इन बैंकों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ना अटॉर्नी जनरल साहब इस संधि की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उस संधि की बात कर रहे हैं और उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अभय दुबे जी, अब ऐसे में एक सवाल यह है, बार बार जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया जा रहा है, कानूनी बाध्यताओं का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी को तब याद नहीं थी जब सत्ता से वो बाहर थे? देखिए, तब ये बातें क्यों कही गई? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद एक बड़ी दिलचस्प थीसिस लेके आए हैं। ये थीसिस हमारी राजनीति पे बहुत गहरा और मेरा मानना यह है कि बहुत नुकसानदेह असर डालेगी। वो थीसिस ये है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम सब मनमानी बातें करेंगे, जैसे चाहेंगे उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, नंबर 1 की लफाजी करेंगे और ऊंचे ऊंचे सब्जबाग दिखाएंगे। हम कहेंगे महंगाई हम 100 दिन में कम कर देंगे, हम कहेंगे हम 150 दिन के अंदर ले आएंगे, हम कहेंगे 15-15 लाख हर खातेदार के खाते में पहुंच जाएंगे। आज अगर हम यही रवैया अपनाएं तो हम नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए लाइए, या तो स्विट्जरलैंड लाइए या अपनी जेब से जमा कीजिए। हर किसी को इंतजार है, हर किसी को इंतजार है। इतने लाख। तो सवाल ये है, हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना मांग नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें झूठी बातें करके सत्ता में नहीं आना है। अब आप सत्ता में आ गए तो अचानक आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी से काम करेंगे जी। तो अब हमें हर चीज याद आती है, हमें संधियां याद आती हैं, हमें तमाम बंदिशें याद आती हैं, तमाम मुश्किलें याद आती हैं। और जब हम चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हमें सिर्फ वोट दिखाई पड़ते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। इसी को वो एक विज्ञापन है ना कि उल्लू ना बनाओ। तो जनता को बड़े पैमाने पर चुनाव के दौरान उल्लू बनाया जाता है। मेरा तो हमेशा मानना है कि संविधान में, कानून में
इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। शायद जो आप वायदा करें उस वायदे को अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अभय दुबे जी, आपके शब्दों में जो ये उल्लू बनाने का प्रयास किया गया, शायद ये एक बड़ी वजह है अनुराग मित्तल साहब कि अब चोर से ज्यादा उसके पकड़ने वालों पर लोगों की नजर है कि पकड़ पाते हैं कि नहीं या पकड़ना चाहते हैं कि नहीं। वो तो बिल्कुल इंटेंशन और वो पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, अगर पिछला ट्रेंड देखिए, इतने नाम जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, चाहे वो मोइन कुरैशी हैं, चाहे वो हसन अली हैं, चाहे तेलगी स्कैम हुआ या कोलगेट स्कैम, आज तक ₹1 की रिकवरी नहीं हुई है। नाम बड़े आते हैं कि प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन कभी खत्म नहीं होती। एक भी केस बता दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, जेपीसी बनाइए, जेपीसी बन भी जाती है, जेपीसी बनने के बाद होता क्या है, सीएजी की रिपोर्ट आती है, तो एंड कंक्लूजन तक तो जुडिशरी के एंड पे भी बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बल्कि एक आपकी परमिशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जुडिशरी के लिए और कहना चाहूंगा, 2011 में एक कांग्रेस ने पिटीशन डाली थी, जैसे अभी बीजेपी ने डाली है, कि आप अपना डिसीजन रिकंसीडर करिए, क्योंकि उस वक्त 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप डिस्क्लोज कीजिए। उसमें अल्तमश कबीर साहब और एक जस्टिस मेरे ख्याल से निज्जर साहब और थे, उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी और अल्तमश कबीर साहब ने कहा था कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके 11 से लेकर 2014 तक के बीच में कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा, एमसी जोशी कमेटी ने कहा था कि जो टैक्स मैटर्स हैं उसको एक एक्सपर्ट जुडिशरी का बेंच सुने, जिसके लिए उन्होंने टैक्स ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात की थी, जहां पे जो टैक्स बैकग्राउंड के हैं वही जज करें। वो भी आज तक नहीं हुआ। तो कुछ जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो भी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और ₹1 की रिकवरी आज तक नहीं हुई है किसी भी केस में। जी अनुराग जी, जरा ये बताइए, बार बार जो ये हवाला दिया जा रहा है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कई गोपनीयता के कानून है जो आड़े आ रहे हैं, क्या ये भ्रम फैलाने की स्थिति है? सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ये कहना चाहूंगा, अभी मैं आपके शो पे बोल भी रहा था, इसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की एक लेटेस्ट संधि थी, जिसमें सारे प्रोविजन है, जिसमें अमेरिका के भी उसमें सभी सिग्नेटरी हैं, कि उसमें कोई ऐसा नहीं है अगर आपकी कोई टेरर फंडिंग है या इस तरीके का ब्लैक मनी है, आप नाम ले सकते हैं। सरकार में कहीं भी उसको नहीं सुन रहा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि सरकार की तरफ से एक लिस्ट सौंपी गई है। 627 नाम है इसमें, जो ताजा सूचना मिल रही है। 627 लोगों की लिस्ट सरकार ने अदालत में सौंप दी है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो कहा गया था कि ये पूरी लिस्ट रखी जाएगी, उनमें से 627 नाम रखे गए हैं विदेशों में जिनके खाते हैं और जिन पर शक है कि ये काला धन है। ऐसे 627 लोगों की लिस्ट सरकार की तरफ से अदालत में रखी गई है। आपको बताएं, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार को शर्मसार होना पड़ा था, वो सरकार जिसके वित्त मंत्री कह रहे थे कि लिस्ट आई तो कांग्रेस शर्मसार होगी, लेकिन सरकार को जब फटकार लगी, सरकार ही शर्मसार हो गई। और अब ऐसे में 627 लोगों की लिस्ट सरकार ने सौंपी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, 627 लोगों की लिस्ट रखी गई है सरकार की तरफ से। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा ये नाम कौन से हैं। हालांकि इस बात की बड़ी कम उम्मीद है कि ये नाम जो है ये सार्वजनिक हो पाएंगे। अभय दुबे जी, बहुत मुश्किल है कि लोगों के सामने नाम आ पाए। फिलहाल 627 नाम तो रखे गए हैं। देखिए, अगर ये नाम सामने आ भी जाएं तब भी उससे वो मकसद नहीं हल होता जिस मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वायदा किया था। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जो वायदा किया गया था ये राजनीतिक प्रश्न भी है, ये केवल एक कानूनी और आर्थिक प्रश्न नहीं है। कल से कुछ टीवी चैनलों पे ये भी बहस चल रही है कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर गलत असर पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था अगर इसी रास्ते सुधारी जानी है कि काले धन की तरफ से आंखें बंद कर ली जाएं और वो काला धन चुनावी मुहिम में आता रहे और उसके जरिए चुनाव लड़े जाते रहे और उस देश की सत्ता पर कब्जा किया जाता रहे, अगर इसी तरीके से इस देश की सत्ता और लोकतंत्र चलना है तो फिर कहना ही क्या। फिर हम सब लोगों को आपसी ये बहसें करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार गंभीर होती तो वो सत्ता में आते ही उन सुधारों का ब्लूप्रिंट बनाती और धीरे धीरे उसमें समय लगेगा उन सुधारों करने में। जो चुनावी सुधार हैं, जो प्रशासनिक सुधार हैं, जो कानूनी, जो न्यायिक सुधार हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इनको करने में समय लगेगा। अगर ये सब करेंगे तो भ्रष्टाचार भी मिटेगा, तब काले धन की समस्या भी हल होगी, ये सारी समस्याएं हल होंगी। अभय जी, तो क्या माना जाए कि ज्यादा बोलने की वजह से, बड़बोलेपन की वजह से अब सरकार से ज्यादा सवाल हो रहा है? आपने जो 100 दिन की लिमिट दे दी कि हम तो पैसे ले आएंगे 100 दिन में। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर अरुण जेटली ने वो बयान न दिया होता कि नामों घोषित होने से कांग्रेसियों को दिक्कत होगी, उन्हें शर्मसार होना पड़ेगा, तो शायद कांग्रेस भी अपनी तरफ से इसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा न बनाती। क्योंकि काले धन के हमाम में सभी नंगे खड़े हुए हैं, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, जिन 3 लोगों के नाम बताए गए थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने चंदा दे रखा है, उन्होंने कांग्रेस को चंदा दे रखा है, भाजपा को ज्यादा दिया है, कांग्रेस कम दिया है। माने में कांग्रेस को ज्यादा मिलता था, भाजपा को कम मिलता था। तो ये
पूरे देश की राजनीति काले धन की बैसाखी पर खड़ी हुई है जी। काले धन से चलती है पूरी राजनीति, इसलिए कोई नहीं चाहता कि काला धन समाप्त हो, ना विदेशों में रखा काला धन समाप्त हो, ना देश में रखा काला धन समाप्त हो। ऐसे में अनुराग मित्तल जी, मैं चाहूंगा जरा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। एक बार फिर से वही सवाल, उसका जवाब अधूरा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियों का हवाला दिया जाता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है करप्शन के अगेंस्ट, वो क्यों भूल जाते हैं हम? देखिए, वही तो कहीं पे नाम नहीं आता, उसके बारे में आप क्यों नहीं जिक्र करते? जैसे आपने एक संधि की, आप बोलते हैं 1995 में की, उसके बाद ये 2001 के बाद जब यूएस में टेरर का जो अटैक हुआ, उसके बाद यूएनसीएसी की संधि हुई, उसका कहीं भी डोमेन में गवर्नमेंट की तरफ से नाम नहीं आता। संधि क्या है सर? संधि ये है कि आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई टेरर फंडिंग है या किसी भी तरीके का इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। उसमें यह भी प्रावधान है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, दैट हैज टू बी टेलीवाइज्ड, दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन आप आज देख रहे हैं, आपको जो फीड मिल रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग टेलीवाइज नहीं होती। इस तरीके के पब्लिक इंटरेस्ट मैटर। सिमिलरली टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट की संधि है, वो यूज नहीं किया। मैं इस पे आऊंगा अनुराग जी, बीच में आपको रुकना पड़ेगा। अपने दर्शकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, अखिलेश, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के मुताबिक अटॉर्नी ने 3 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपे हैं सीलबंद लिफाफे में। जो पहला दस्तावेज, उस दस्तावेज में 627 लोगों के नाम हैं जिनका है फॉरेन बैंक में। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटस रिपोर्ट, जो काले धन को लेकर जांच चल रही है उसको लेकर। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है फ्रांस से जो किया हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके बारे में लिया हुआ है। उसके साथ साथ कोर्ट में फिर एक बात सेंटर की तरफ से कहा गया। पहली बात तो ये कही गई कि सरकार की मंशा कतई नहीं है किसी नाम को छुपाने की, काला धन वालों के नाम को छुपाने की। और दूसरी बात, एक बार फिर अटॉर्नी की तरफ से कहा गया कि कोर्ट से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो नाम लिए गए हैं, ये जो ट्रीटीज हुई हैं, उस ट्रीटी को के टर्म में वो उस ट्रीटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिसमें गोपनीयता की शर्त है। तो मतलब ये कि सेंटर जो अपने स्टैंड पे पहले था, वो सेंटर अपने स्टैंड पे कायम है अखिलेश। और जो सुनवाई अभी भी चल रही है और किस तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से जर्मनी से जो 26 नाम मिले थे और पहले ही पब्लिक हो चुके हैं, चूंकि उसमें 18 के खिलाफ 18 नाम ऐसे थे जिसमें पता चला था कि वो काला धनों के खाता धारक हैं। उसमें से एक की मौत हो चुकी है, 17 लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है और बाकी 18 नाम ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले काला धन का, इसलिए उनके खिलाफ उनका नाम पब्लिक नहीं किया गया। बाकी जो बातें हैं जी अखिलेश, सुनवाई के अगले चरण में बातें चलिए प्रभाकर, आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए। कुछ देर के बाद दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा।